अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का व्लॉग मैंने दोपहर से बनाना स्टार्ट कर दिया था। अभी तो मैं यहाँ पे दोपहर के लिए खाना रेडी कर रही थी। आज मैं दोपहर को खाने के लिए बना रही थी शलजम की भुजिया, लेकिन इसके बाद मैंने आपके साथ एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करनी है। आप लोगों ने मेरी पोस्ट पे तो देख लिया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। असल में नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनके लिए केक घर पर खुद ही बना लेती हूँ और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि हम चॉकलेट केक घर पर कैसे बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ना हम केक के लिए स्पंज की रेसिपी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले आधा कप मैदा ले लेना है और इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर का शामिल करना है और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, इन दोनों चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है। तो ये जो बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा, ये हमने 2 से 3 चुटकी के करीब हमने ये दोनों चीज़ें लेनी है, यानी कि 2 से 3 चुटकी बेकिंग पाउडर होना चाहिए और 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा होना चाहिए। तो केक अगर आप वनीला केक बना रहे हैं या चॉकलेट केक बना रहे हैं, इसके अंदर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही यूज़ होंगे। अच्छा, इन सारी चीज़ों को ना सबसे पहले आपने इस तरह से एक छलनी में डालना है ताकि आप इसको सही तरीके से छान लें। छानने से ऐसा हो जाता है कि इसके अंदर जो गंद है ना वो सेपरेट हो जाता है और वो फिर केक के स्पंज के अंदर नहीं जाएगा। अगर ये जो गंद निकलता है ना इसके अंदर से, वो केक के स्पंज के अंदर जाएगा तो फिर आपका केक का जो स्पंज है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो बेहतर है कि आप इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ना पहले अच्छे तरीके से छान लें। जब ये सही तरीके से छानी जाएंगी ना, तो फिर उसके बाद हमने इसको स्पून की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि मैदे के अंदर हमने जो कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो मिक्स होने के बाद ये देखें हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये इस तरह से नज़र आने लगेंगे। तो इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पे हम अपना बाकी का केक बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने एक अलग से बाउल ले लेना है। इसके अंदर हमने 3 अदद अंडे तोड़कर डाल देने हैं। आज जो मैं केक बना रही हूँ ना, ये मैं 1 पाउंड का केक बनाऊंगी, तो 1 पाउंड के केक के अंदर 3 अदद अंडे डलते हैं। अगर आपने 2 पाउंड का केक बनाना है तो आप 6 अदद अंडे ले लें और बाकी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं ना, आप उनकी जो क्वांटिटी है ना वो डबल कर दें, तो आपका 2 पाउंड का केक बन जाएगा। लेकिन आज जो है ना, मैं आपके साथ 1 पाउंड के केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं और इसके अंदर हमने 1 टीस्पून भरकर वनीला एसेंस का शामिल कर देना है। फिर इसके बाद इसके अंदर हमने 1/3 कप के बराबर चीनी शामिल करनी है। अगर आपके पास चीनी का पाउडर है तो आप वो डालें, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं इसके अंदर दूसरी चीनी ही शामिल कर रही हूँ जो साबुत चीनी होती है, क्योंकि मैं इसको जब इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे तरीके से बीट करूँगी ना तो इसके अंदर सही तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद ना हमने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है और इसको इतना ज़्यादा बीट करना है कि अंडों की जो क्वांटिटी है ना वो साइज़ में डबल हो जाए, यानी कि इस तरह से ना ये फोम की तरह हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा ना, बिल्कुल ऐसे झाग की तरह ये हो जाएगा। अभी आपको मैं यहाँ पे चेक करवाती हूँ। ये देखें किस तरह से ना ये झाग की तरह हो गया है, ऐसे जैसे क्रीम होती है, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं अंडे। तो आपने अंडों की अच्छे तरीके से अंडों को बीट करना है। अगर आप सही तरीके से अंडे बीट नहीं करेंगे ना तो आपका केक सही तरह से फूलेगा नहीं। फिर उसके बाद हमने ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके एक साइड पे रखे हुए थे ना, हाफ हाफ करके हमने इसके अंदर डालने हैं और हमने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और आपने इसकी मिक्सिंग करते हुए एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपने एक ही डायरेक्शन में इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर आप इसको आगे पीछे घुमाते जाएंगे तो ये जो अंडे हमने बीट किए हैं ना, सही तरह से बीट करके हमने इसको फुलाया, तो ये फ़ौरन से फिर बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप इसको बेक करेंगे तो फिर आपका जो केक का स्पंज है ना वो फूलेगा नहीं। बस ये छोटी छोटी सी जो गलतियां होती हैं ना जो हम लोग करते हैं बेकिंग के दौरान, जिसकी वजह से हमारा केक फूलता नहीं है और फिर जब हमारे से चीज़ अच्छी नहीं बनती ना तो फिर हम जिसकी रेसिपी को फॉलो कर रहे होते हैं फिर हम उसको ब्लेम देना शुरू कर देते हैं कि इस बंदी ने ना हमें रेसिपी अच्छी नहीं बताई तो हमारा केक अच्छा नहीं बना। तो खैर यहाँ पे देखें मेरा जो सारा केक का बैटर है ना सही तरीके से मिक्स हो गया है। फिर उसके बाद ये देखिए ये मैंने केक के लिए मोल्ड रेडी करके रखा हुआ था। ये मेरे पास 1 पाउंड का जो केक का मोल्ड है ना, इसको मैंने पहले बटर पेपर लगा लिया था, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है और फिर उसके बाद मैंने जितना भी अमेज़ा रेडी किया है केक का वो सारा मैं इसके अंदर डाल दूंगी।
बटर पेपर और कुकिंग ऑयल लगाने का मकसद ये होता है कि जब आप केक को बेक कर लेंगे ना, तो बेक करने के बाद आप केक को बड़े आराम से मोल्ड के अंदर से बाहर निकाल सकेंगे। तो बटर पेपर को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये ना हो कि आप खाली कुकिंग ऑयल ही लगा लें। अगर आप खाली कुकिंग ऑयल भी लगाएंगे ना, तो आपका जो केक है ना वो मोल्ड के साथ चिपक जाएगा, और जब आप उसको घुल घुल कर बाहर निकालेंगे तो आपका सारा स्पंज टूट के ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इन दोनों चीज़ों की ना लाजमी एहतियात कर लें। तो यहाँ पे हमने जितना भी केक का बैटर था सारा इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद इसको हमने इस तरह से 2 से 3 दफ़ा टैप टैप करना है, ताकि ये सही तरीके से बैलेंस हो जाए और इसके अंदर जितनी भी हवा है ना वो सारी बाहर आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं केक को बेक करने लगी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि केक हमेशा पतीले में ही बनाया करें। पतीले में केक बहुत अच्छा बनता है। बेकिंग ओवन की निस्बत ना पतीले में ज़्यादा अच्छा केक बनता है। तो यहाँ पे मैंने देगची को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। इसके अंदर मैंने जाली रख दी है। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर मोल्ड रखा है, और चूल्हे की आँच को मैंने बिल्कुल हल्का सा कर दिया है। जैसे दम पर हम चूल्हा रखते हैं ना, उस तरह से हमने चूल्हे की फ्लेम को रखना है, और इसको हमने तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए बेक होने के लिए रख देना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपके साथ अपने कपड़ों के बारे में थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा जितनी देर में मेरा केक बेक होता है ना, मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करती, मैं आपके साथ ना अपने कपड़ों के बारे में थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। आज असल में टेलर से मेरे कपड़े स्टिच होकर आए थे, और मैं शुक्र अदा करी थी। आपको पता है 1 महीने के बाद मुझे ये कपड़े मिले हैं सिल कर। मैंने 1 महीना पहले अपने टेलर को कपड़े दिए, और ये मुझे आज देकर गए, और मुझे इन पे इतना ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उनसे बोला कि क्या करना है, आपने क्यों लेकर आए हैं, आपने अपने पास ही रख लेने थे, अगले साल आप मुझे दे देते तो मैं पहन लेती। जाहिर सी बात है, जब इंसान कपड़े देता है सीने के लिए और उसको टाइम पे ना मिले तो क्या फ़ायदा। हर घर का ये मसला है कि जो टेलर होते हैं ना, इतने ज़्यादा सुस्त होते हैं ना, कपड़े लेकर भूल ही जाते हैं। खैर, यहाँ पे ये जो मेरा ब्लू सूट है ना, ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था आया। लेकिन जब मैंने इसको स्टिच करवाया ना, तो सिलने के बाद ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद ये मैंने एक ब्लैक कलर का खद्दर का सूट सिलवाया था। ये शायद आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। इस दफ़ा जो मैंने कपड़े सिलवाया ना टेलर से, ये मैंने बिल्कुल सिंपल से सिलवाया। उनको मैंने बोला था कि ये मैंने घर पर ही पहनने, इतने ज़्यादा फैंसी यानी कि सीने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, नीचे से कुछ नज़र तो आता नहीं है। तो उसके बाद ये देखिए, ये मैं 2 पीस सूट लेकर आई थी। इसका प्रिंट मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, ये बहुत खूबसूरत मेरा सूट था, और मेरा पूरा दिल था कि मैं जो है ना इसका फुल सूट लेकर आऊँ, यानी कि शर्ट और ट्राउज़र एक जैसा होता ना तो ये ज़्यादा प्यारा लगना था। लेकिन मेरी बैड लक थी कि मुझे खाली शर्ट का पीस मिला, मुझे ट्राउज़र का पीस नहीं मिला था। तो फिर इसके साथ ना मैंने ये शॉकिंग पिंक कलर की मैचिंग करके ना ट्राउज़र की ले ली, तो ये भी इसके साथ अच्छा लग रहा था। साथ में मैंने शटल की लेस लगवा ली थी पिंक कलर की, तो ये मेरा बड़ा अच्छा सा ना सूट बनकर रेडी हो गया था। उसके बाद ये भी मैंने ले लिया था एक सूट 2 पीस। अच्छा, आपको मैं बताऊं, मैं अपने कपड़ों के बारे में ना इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, मैं इतने ज़्यादा महंगे कपड़े लेने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो घर में ऐसा होता है ना कि स्टॉलर्स वगैरह ले लेती हूँ। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, घर पहनने के लिए मैं 2 पीस सूट लेती हूँ। 2 पीस सूट में इतने अच्छे प्रिंट आते हैं ना। ये भी देखिए, ये भी खद्दर का सूट था, और इसका कलर इतना ज़्यादा खूबसूरत है, डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वीडियो में ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रियल में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसके बाद एक मैंने ये खद्दर का सूट सिलवाया था, और ये वाले जो मेरे लास्ट वाले जो 3 सूट हैं ना, ये मैंने फ़िक्स प्राइस से लिए थे। जो जेहलम के रहने वाले हैं ना उनको पता होगा। और ये जो एक सूट है ना, मुझे 1800 में एक सूट मिला था। अब आपने मुझे कमेंट कर बताना है कि आपको मेरे सर्दियों के कपड़े कैसे लगे। वैसे अब तो सर्दियां जा रही हैं जब मेरा टेलर कपड़े लेकर आया है। लेकिन मेरी मजबूरी थी कपड़ों की, क्योंकि मेरे घर पहनने वाले जो कपड़े थे ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें केक का स्पंज बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है, और ये देखें कितना अच्छा सा बेक होके फूल गया है। तो इसको मैंने पहले टूथपिक की मदद से ना अच्छे तरीके से चेक किया है कि ये सही तरह से बेक हुआ है कि नहीं हुआ। जब टूथपिक आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाहर आएगी ना, तो इसका मतलब है कि केक अंदर तक अच्छे तरीके से पक गया है, तो इसको हमने निकाल लेना है। अगर टूथपिक बिलफर्ज आपकी गंदी बाहर आए ना, तो इसका मतलब है कि केक आपका भी कच्चा है, तो आपने इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए और पकाना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, केक के स्पंज को आपने मुकम्मल ठंडा होने के लिए रख देना है। ये ना हो कि आप गरम स्पंज को ना मोल्ड में से बाहर निकालना शुरू कर दें। ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है कि केक गर्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा नरम होता है, और इस स्टेज पे आके ना आपका जो केक का स्पंज है ना वो टूट भी सकता है। तो इस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, इसको मुकम्मल ठंडा करना है, फिर उसके बाद आपने इसको मोल्ड में से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने बटर पेपर लगाया था ना, इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि जब मैंने छुरी की मदद से केक
की जो दीवारें हैं ना, इसको मैंने छुरी की मदद से थोड़ा सा काटा ना, तो बहुत आराम से मेरा केक मोल्ड में से बाहर आ गया। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा केक का स्पंज बनकर रेडी हुआ है और इतना ज़्यादा ये नरम है ना। ये देखिए मैं आपको चेक कर कर दिखाती हूँ, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट है ना, बिल्कुल जैसे हम बेकरी से लेकर आते हैं ना, बिल्कुल ये वैसा बना है। तो इसके अंदर देखिए मैंने कुछ भी फजूल ऐड नहीं किया। अक्सर लोग क्या करते हैं, बीच में बटर भी डालते हैं, कुकिंग ऑयल डालते हैं, दूध डालते हैं, दही डालते हैं, पता नहीं क्या कुछ डाल कर केक का स्पंज बनाते हैं। मैं कहती हूँ कि ये फजूल किस्म की चीज़ें डालने से बेहतर है ना कि आप ये थोड़े बहुत जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये डालकर आप बिल्कुल बेकरी जैसा स्पंज घर में बहुत आराम से बना सकते हैं। तो अभी तो आपने ये मेरा केक का स्पंज देखा ना, अभी आप आगे जाके मेरा फुल केक देखना, मैं कितना अच्छा सा आपको बेकरी जैसा रेडी कर कर दिखाऊंगी। अच्छा खैर, यहाँ पे मैंने शीट बिछा ली है और इसके ऊपर मैंने केक का स्पंज रख दिया है, क्योंकि अब मैंने केक को ना लेयर्स में काटना है। केक की हमने लेयर्स बनानी है। ये जो मैंने नाइफ़ ली है ना, ये भी मैंने बेक हाउस से ही ऑनलाइन मंगवाई थी। इस नाइफ़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि इससे जो केक की लेयर्स है ना, वो बिल्कुल सीधी सीधी कटती हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम घर में जो नाइफ़ होती है ना, उसकी मदद से जब भी हम केक की लेयर्स काट तो वो टेढ़ी मेढ़ी कट जाती हैं। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश करें ना उसको सीधा काटने की, लेकिन वो फिर भी टेढ़ी मेढ़ी कटती हैं। लेकिन इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जो केक की लेयर्स है ना, बिल्कुल सीधी सीधी कटती हैं और साइज़ भी इनका सेम ही होता है। तो मेरे जो केक की नीचे वाली 2 लेयर्स थी ना, बिल्कुल सेम साइज़ की कटी थी, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर थी ना, तो ऊपर से केक थोड़ा कम रह गया था, इसलिए ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी पतली कटी थी। लेकिन ये है कि जब मैं इसको बनाऊंगी ना केक को, तो ये सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा, बड़ा अच्छा सा हमारा केक बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो केक की कटिंग थी वो भी हो गई है। मैं आपको एक एक स्टेप इसीलिए समझा रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप घर पर खुद केक बनाएं ना, तो आपके लिए मसला परेशानी ना हो और आप खुद बड़े अच्छे तरीके से अपने घर पर केक बना सकें। अच्छा, जब केक की अच्छे तरीके से कटिंग हो जाएगी ना, तो उसको तो हमने एक साइड पे रख देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे केक के लिए शुगर सिरप रेडी करना है। यहाँ पे हमने एक बाउल में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून चीनी डाल लेनी है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसको हमने तब तक मिक्स करना है जब तक चीनी पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है। अच्छा, शुगर सिरप हम केक के अंदर इसलिए यूज़ करेंगे कि जब आप कभी बेकरी से केक लेकर आते हैं तो आपने कभी नोट किया होगा कि वो केक कितना ज़्यादा जूसी होता है और कितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, क्योंकि उन्होंने भी केक के अंदर शुगर सिरप यूज़ किया होता है। तो आज हम भी सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे और केक के अंदर हम शुगर सिरप को यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है विपिंग क्रीम की। मैं विपी विप की क्रीम यूज़ करती हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी जब अपना वेडिंग एनिवर्सरी पे केक बनाया था ना, तो मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि आप कौन सी क्रीम यूज़ करती हैं और विपिंग क्रीम को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं केक के ऊपर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि केक के लिए हम विपिंग क्रीम को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप विपिंग क्रीम ली है। ये मैंने अपने अंदाजे से डाली है। आपने अगर डालनी है ना, तो आप 1 कप से मैयर कर कर ना फिर डाल लें, ठीक है। और आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, विपिंग क्रीम हमेशा ठंडी होनी चाहिए। गर्म विपिंग क्रीम आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी, नहीं तो आपकी जो विपिंग क्रीम है ना, वो बीट होने के बाद फूलेगी नहीं। विपिंग क्रीम को ना हमने इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे तरीके से बीट करना है और इसको हमने तब तक बीट करना है जब तक विपिंग क्रीम हमारी अच्छे तरीके से फूल जाती है। अभी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि ये फूलने के बाद ना कैसी लगती है। अच्छा, जब मैंने विपिंग क्रीम को विप किया था ना, फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दिया था, क्योंकि मैं चॉकलेट केक बना रही थी ना, तो मैं चाह रही थी कि विपिंग क्रीम के अंदर भी ना थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर आ जाए, चॉकलेट का थोड़ा सा टच आ जाए। तो इसके अंदर वैसे आपने चीनी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, क्योंकि विपिंग क्रीम पहले से ही मीठी होती है। इसके अंदर चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपने इसको एक बर्तन में डाल लेना है और इसको आपने इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। तो उसके बाद आप बहुत आराम से विपिंग क्रीम को केक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाला था, इसलिए मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए दोबारा से अच्छे तरीके से बीट करूँगी ताकि चॉकलेट सिरप क्रीम के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं आपको चेक कर कर दिखाती हूँ कि विपिंग क्रीम विप होने के बाद कैसी लगती है, यानी कि केक पे अप्लाई करने के लिए ना इसको कैसा होना चाहिए। जब आप इसको स्पैचुला की मदद से उठाकर इस तरह से थोड़ा उल्टा करेंगे ना, तो अगर आपकी विपिंग क्रीम स्पैचुला से नीचे नहीं गिरी तो इसका मतलब है कि आपकी विपिंग क्रीम बड़े अच्छे तरीके से विप हो चुकी है। तो अब आप बड़े आराम से इसको अपने केक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चले जी, अब हम अपना केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने केक बोर्ड ले लेना है। इसके ऊपर हमने हल्की सी विपिंग क्रीम लगानी है और केक की जो पहली लेयर है ना, वो हमने बोर्ड के ऊपर रख देनी है। केक बोर्ड के ऊपर विपिंग क्रीम लगाने का मकसद ये होता है कि जब आप इसके ऊपर केक बनाना शुरू करेंगे ना, तो आपका जो केक है ना, वो केक बोर्ड के ऊपर से हिले जुलेगा नहीं, यानी कि ये आगे पीछे नहीं होगा, बस अपनी जगह पे बैठा रहेगा।
तो जब आपने केक की पहली लेयर बोर्ड के ऊपर रखनी है ना, तो उसके बाद आपने ब्रश की मदद से इसके ऊपर शुगर सिरप लगा देना जो हमने बनाकर रखा हुआ था। शुगर सिरप की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से सोक करना है और हर जगह से सही तरह से सोक करना है, कोई जगह इसकी खाली नहीं रहनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम रखनी है और इसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से अप्लाई कर देनी है, यानी कि सारी तरफ हमने ना व्हिपिंग क्रीम सही तरह से लगानी है। केक के ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगाने के लिए यहाँ पे मैंने केक नाइफ़ को यूज़ किया है। ये आपको बहुत आसानी से ना ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपको बाज़ार से नहीं ना मिलती तो आप ये बेक हाउस से मंगवा सकते हैं। जो कराची में बेक हाउस है ना, ये व्हिप क्रीम भी उन्हीं की है। मैं तो हमेशा बेक हाउस से ही चीज़ें मंगवाती हूँ। इनकी क्वालिटी A1 होती है। जो चीज़ मंगवाओ सेम टू सेम वैसी ही होती है। मैंने एक दो दफ़ा दराज से भी मंगवाई थी बेकिंग की चीज़ें, लेकिन उनकी क्वालिटी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं थी आई, क्योंकि वो जो दिखाते हैं ना वैसी चीज़ भेजते नहीं है। तो मैं हमेशा जो है ना बेक हाउस से ही बेकिंग का सामान मंगवाती हूँ। आपको हर किस्म का जो सामान है ना वहाँ से मिल जाएगा बेकिंग से रिलेटेड। अच्छा, आज के व्लॉग में देखे मैं शॉर्ट आउट तो देना भूल ही गई। आज मैं केक बनाने में इतनी ज़्यादा मगन हूँ ना कि शॉर्ट आउट तो देना मैं भूल ही गई। अच्छा, आज जिन दो चैनल्स को मैं शॉर्ट आउट देने जा रही हूँ उनमें से एक चैनल का नाम है मारिया शेख और दूसरे चैनल का नाम है लाहौरी लाइफस्टाइल व्लॉगर। इन दोनों के चैनल्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। अब आपने वहाँ जाके इनके चैनल्स पे क्लिक करना है, इन्हें प्रमोट करना है और इन्हें सपोर्ट करना है। चलें जी, अब हम वापस आ जाते हैं अपने केक की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे केक की जो पहली लेयर थी ना वो तो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हमने दोबारा से केक के ऊपर दूसरी लेयर रखी और सेम वही प्रोसेस जो हमने रिपीट करना है। सबसे पहले हमने शुगर सिरप लगाना है और फिर उसके बाद हमने व्हिपिंग क्रीम लगानी है। तो इतने आराम से आप घर पर केक बनाएंगे ना, लेकिन आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप स्टार्टिंग में केक बनाना शुरू करेंगे ना, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना केक या दूसरी दफ़ा बना रहे हैं तो आपसे केक अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन आप जब बनाते रहेंगे ना, आपका हाथ इतना ज़्यादा साफ़ हो जाएगा ना, बना कर ना आपके हाथों में सफाई आ जाएगी और आपका केक दिन ब दिन अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। चले, आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि मैंने कैसे केक बनाना सीखे। ताबीर का बर्थडे था, तो ताबीर की बर्थडे पे ना हमारी जान पहचान की एक आंटी है, वो घर पे केक बनाकर सेल करती होती थी। तो मैंने उनसे ताबीर की बर्थडे के लिए ना बड़ा खूबसूरत सा एल्सा डॉल वाला केक बनवाया। तो वो जब केक बनकर हमारे घर पे आया ना, तो उसको देख के मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई। वो इतना खूबसूरत केक था ना कि मेरा दिल किया कि मैं भी केक बनाना सीखूं, केक बनाऊं, मुझे भी पता चले कि हम घर कैसे केक बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं ना यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी कि केक कैसे बनाते हैं, वीडियोज़ देखती रहती थी। जो लोग केक की अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं ना, उनकी वीडियोज़ देखती होती थी। तो वो दिन ब दिन मेरा जो क्रेज़ है ना मेरा बढ़ता चला गया। उस टाइम पे मेरा चैनल नहीं था, मेरे पास कोई इस किस्म की ना कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो उस टाइम पे मैंने केक बनाने सीखे थे। बेकिंग तो मैं पहले भी कर लेती होती थी और अच्छी से अच्छी कर लेती थी, और केक का स्पंज बनाना मुझे बहुत अच्छा सा पहले से भी आता था, लेकिन मुझे इसकी डिज़ाइनिंग नहीं थी आती। जब मैंने यूट्यूब पर देखा ना केक को कैसे डेकोरेट करते हैं, तो वो तो मुझे इतना आसान काम लगा, क्योंकि मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ। मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ। मैंने काफ़ी सारी ब्राइड्स हैं जिनको उनकी शादी पे मैंने मेहंदी लगाई है, और वैसे भी हमारी फैमिली में जिसकी भी शादी होती है तो सब ब्राइड्स को मेहंदी मैं ही लगाती हूँ तो मुझे वो काम ना बहुत ज़्यादा आसान लगा। तो उसके बाद जब मैंने केक डेकोरेशन सीखी तो वो मुझे इतनी ज़्यादा आसान लगी, क्योंकि जो लोग मेहंदी लगा सकते हैं ना, तो वो केक बड़े आराम से और बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पाइपिंग बैग का काम होता है। जैसे हम कोन मेहंदी पकड़ते हैं तो सेम टू सेम हमने पाइपिंग बैग को भी ऐसे ही पकड़ के तो केक के ऊपर डिज़ाइन बना देना होता है। तो जिनको मेहंदी लगानी आती है ना, उनके लिए तो ये बहुत आसान काम है, वो आराम से घर पर केक डेकोरेशन कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से ना मैं भी जब केक बनाती गई, दिन ब दिन मेरा हाथ साफ़ होता गया और अच्छे से अच्छा केक मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो ये मेरी स्टोरी थी केक बनाने की, कि मैंने केक कैसे घर पे बनाना सीखा। हर इंसान किसी ना किसी तरीके से सीखता है, मैंने भी बस जैसे सीखा मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए केक के ऊपर हमने ऑलमोस्ट सारी क्रीम लगा दी है। अच्छा, केक जब आप बना रहे होंगे ना, तो जब आपने सारी लेयर्स लगा देनी है ना, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जो केक की साइड्स पे एक्स्ट्रा क्रीम निकली हुई होती है ना, उसको हमने केक के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि वो जो है ना सारी तरफ से अच्छी तरह से सेट हो जाए और सारा जो हमारा केक है ना वो कवर हो जाए। उसके बाद आपने मज़ीद इसके ऊपर क्रीम लगा कर ना इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। जब आपको ऐसा लगे कि सारी क्रीम केक के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई हो गई है, यानी कि केक की कोई भी जगह जो है ना वो नज़र नहीं आनी चाहिए, क्रीम से वो सही तरह से कवर होना चाहिए, तो फिर उसके बाद हमने केक को नीट करना है। तो केक को नीट करने के लिए यहाँ पे मैं स्क्रैपर का यूज़ कर रही हूँ।
स्क्रैपर की मदद से हम केक की दीवारों को बहुत आसानी से नीट कर सकते हैं, यानी कि इनको हमने बिल्कुल सीधा करना है। तो ये काम आप नाइफ़ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतने भी ट्रेंड नहीं है कि हम नाइफ़ के साथ बड़े आराम से इसको सीधा कर लेंगे। तो मैं तो हमेशा स्क्रैपर का यूज़ करती हूँ, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। फिर बाद में मैं इसको केक के ऊपर से ना थोड़ा सा नीट कर लेती हूँ। अच्छा, आपने जब भी क्रीम को यानी कि नीट करना है ना ऊपर से, तो साथ साथ आपने इसको नीट करते जाना है, साथ साथ आपने अपनी नाइफ़ को भी नीट करते जाना है। अगर इसके ऊपर क्रीम लगी रही ना, तो फिर आपके केक के ऊपर मज़ीद क्रीम लगती जाएगी। हमारा मकसद है कि हमने केक का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको बिल्कुल नीट करना है, सीधा करना है हमने इसको। अच्छा, आपको मेरे केक की जो साइड्स हैं ना, वो आपको थोड़ी क्लियर नज़र नहीं आ रही होंगी, यानी कि नीचे से ना थोड़ा थोड़ा केक नज़र आ रहा है। लेकिन मैंने इसके ऊपर ज़्यादा क्रीम इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ ना, तो इसके ऊपर अभी हमने चॉकलेट भी लगानी है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर क्रीम की जो लेयर है ना, वो थोड़ी सी पतली ही रखी है, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा मोटी लेयर रखती ना, तो फिर इसके ऊपर क्रीम ही क्रीम हो जाती। अच्छा, केक बोर्ड के ऊपर जो एक्स्ट्रा क्रीम है ना, इसको हमने स्क्रैपर की मदद से उठा लेना है और इसको हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इसको केक डेकोरेशन के लिए यूज़ करना है। फिर उसके बाद केक बोर्ड के ऊपर जितनी भी क्रीम लगी हुई है ना, उसको हमने टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, यानी कि बोर्ड हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हमारा जो केक के ऊपर क्रीम का काम था ना, वो तो कंप्लीट हो चुका है, बस अब हमने इसकी डेकोरेशन करनी है। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रीम हमारे पास बच गई है ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, इससे हमने अभी केक की बाकी डेकोरेशन करनी है। तो देखिए, 1 कप क्रीम से ना हमने पूरा केक कवर भी किया है और इसकी हमने डेकोरेशन भी करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने केक के लिए बनानी है चॉकलेट गेनाश। तो चॉकलेट गेनाश बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्रेव चॉकलेट का एक बार ले लिया। ये मैंने डार्क चॉकलेट मंगवाई है। ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी, किसी बेकरी वगैरह से भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप इसको बेक हाउस से ना ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस चॉकलेट को हमने बारीक बारीक कद्दूकश कर लेना है। अच्छा, पूरा बार हमने यूज़ नहीं किया, मैंने तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ किया। बाकी जो मेरा बार था ना, बच गया था, इसको मैं किसी और दूसरे काम में इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें, चॉकलेट कितनी अच्छी सी कद्दूकश हो चुकी है। ये काम आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल सर्दियाँ ना, सर्दी की वजह से चॉकलेट है सख्त होती है, तो जल्दी जल्दी कटती नहीं है। तो गर्मियों में तो ये बड़े आराम से कट जाती है, इसलिए मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है ताकि मेरे लिए आसानी रहे इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटने के लिए। फिर खैर, उसके बाद इसके अंदर हमने आधा कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम शामिल करनी है। व्हिपिंग क्रीम मैं इसमें इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि जब हमने इसको मेल्ट करना है ना, तो ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और फिर हमारी चॉकलेट गेनाश बड़ी अच्छी सी पतली सी बन जाएगी। तो व्हिपिंग क्रीम डालकर ना मैंने इसको माइक्रोवेव ओवन में रखा था, तकरीबन 1 मिनट का मैंने इसको टाइम दिया था। तो 1 मिनट के बाद हमारी चॉकलेट गनाश जो है ना बनकर रेडी हो जाएगी। यानी कि जब चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी ना क्रीम के अंदर, तो फिर जब हम उसको हैंड विस्क से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना, तो बड़ी अच्छी सी हमारी चॉकलेट गनाश बन जाएगी। ये काम आप चूल्हे पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने टाइम की थोड़ी सी बचत करती हूँ, इसलिए मैं माइक्रोवेव ओवन में इसको 1 मिनट का टाइम दे देती हूँ, तो बड़ी अच्छी सी मेरी चॉकलेट गनाश बन जाती है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, चॉकलेट गनाश को हमने तकरीबन 5 मिनट का टाइम देना है ताकि ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। फिर उसके बाद हमने इसको केक के ऊपर अप्लाई करना है। तो इस तरह से ना मैंने सारा बाउल उठाकर केक के ऊपर उल्टा दिया, बड़े आराम से बड़े तरीके से ना सारी तरफ हमने केक को कवर करना है चॉकलेट से। तो ये आपका केक बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसे आप बेकरी से लेकर आते हैं ना। बहुत ज़बरदस्त ये मेरा केक बना था। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, आपका जब भी कोई बर्थडे पार्टी का इवेंट है या किसी भी चीज़ के लिए आप केक बना रहे हैं ना, तो आपको हमेशा 1 दिन पहले ही केक बना कर रखना चाहिए। और केक बनाने के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है, और ये पूरी रात जब फ्रिज में ठंडा होगा ना, तो आपको अगले दिन बिल्कुल ऐसा इसका रिजल्ट मिलेगा ना जैसे आप बेकरी से केक लेकर आते हैं। बल्कि बेकरी से ज़्यादा अच्छा केक घर पर बनता है। जब हम बेकरी से केक लेकर आते हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि अंदर से केक काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है और वो फ्रेश नहीं होता। लेकिन जब हम घर पे खुद केक बनाते हैं तो इसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और बहुत मज़े का केक बनता है। अच्छा है, यहाँ पे देखिए जितनी भी चॉकलेट थी ना मैंने केक के ऊपर डाल दी, और फिर यहाँ पे मैं केक नाइफ़ की मदद से ना बहुत आराम के साथ इसको केक के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। और बहुत एहतियात के साथ यहाँ पे हमने ये काम करना है, ये ना हो नीचे से हमारी जो क्रीम है ना वो चॉकलेट के साथ मिक्स हो जाए और फिर केक हमारा चॉकलेट के बजाय ना वाइट वाइट नज़र आना शुरू हो जाए। तो फिर उसके बाद केक बोर्ड के ऊपर जितनी एक्स्ट्रा क्रीम थी ना, ये भी हमें उठा लेनी है। जो चॉकलेट गनाश थी इसको भी हमने उठा लेना है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना।
जो चॉकलेट गनाश बच जाएगी उसको हम जो व्हिपिंग क्रीम बच गई है ना उसके अंदर मिक्स करके दोबारा से बीट करेंगे तो इतना अच्छा चॉकलेट का फ्लेवर बन जाएगा। अच्छा खैर, यहाँ पे भी हमने दोबारा से केक बोर्ड को अच्छे तरीके से नीट करना है। केक जब भी हम घर पे बनाते हैं ना, इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन केक हमारा अच्छा बन जाता है, साफ़ सुथरा भी होता है और अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ का तो मज़ा ही और होता है। और वैसे भी हस्बैंड के लिए बर्थडे पे बना रही थी तो सही दिल से बना रही थी और एक एक चीज़ का मैं ख्याल रख रही थी कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब हमने लास्ट पे केक के ऊपर डेकोरेशन करनी है, तो इसके लिए हमने आइसिंग नोज़ल्स का यूज़ करना है। ये आइसिंग नोज़ल्स भी आपको बेक हाउस से बहुत आराम से मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही थी कि मैं कौन सी नोज़ल यूज़ करूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 किस्म की नोज़ल्स ली थी। एक मैंने बॉर्डर बनाने के लिए ली थी और एक मैंने नोज़ल ली थी फ्लावर्स बनाने के लिए। साथ ही हमने ये पाइपिंग बैग्स भी ले लेने हैं। ये पाइपिंग बैग्स भी आपको बेक हाउस से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब आप ये ना सोचिएगा कि मैं उनकी पेड प्रमोशन कर रही हूँ, बस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने घर पे जब भी केक बनाए ना, तो आपके पास सारा सामान होना चाहिए केक से रिलेटेड, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना हमें बाज़ार से बहुत कम मिलती हैं, हमें हमेशा ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ती हैं। तो घर बैठे हमें बड़े आराम से ना ये बेक हाउस से बेकिंग से रिलेटेड हर चीज़ घर पे बहुत आसानी से मिल जाती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पाइपिंग बैग की जो नीचे वाली नोक होती है ना उसको हमने कैंची की मदद से काट के ना इसके अंदर हमने नोज़ल्स को फिक्स कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक कप ले लेना है, इसके अंदर हमने पाइपिंग बैग लगा देना है। तो जो मेरे पास क्रीम बच गई थी ना, आधी मैं एक पाइपिंग बैग में डालूंगी और आधी जो है ना मैं दूसरे पाइपिंग बैग में डाल दूंगी। अच्छा, ये जो व्हिपिंग क्रीम है ना, आपने इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है। मेरे ख्याल से 600 या 700 का ना इसका 1 लीटर का पैक आता है। तो आपने क्रीम हमेशा उतनी ही व्हिप करनी है जो आपके इस्तेमाल में पूरी हो जाए। अगर आपकी एक्स्ट्रा बच जाएगी तो जाहिर सी बात है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और 1 लीटर के पैक से ना आप 3 से 4 केक तो बहुत आराम से घर पर बना सकते हैं। चले जी, पाइपिंग बैग तो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। क्रीम डालने के बाद ना हम इसको ऊपर से हल्का सा थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि पाइपिंग बैग के अंदर जो क्रीम है थोड़ी सी नीचे आ जाए और इसकी नोज़ल के अंदर से एक्स्ट्रा जो हवा है ना वो सारी बाहर आ जाए। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले केक का बॉर्डर बनाना है। तो बिल्कुल जैसे हम मेहंदी लगाने के लिए कोन को पकड़ते हैं ना, सेम टू सेम हमने ऐसे ही कोन को पकड़ना है और केक के साइड्स पे एक खूबसूरत सा बॉर्डर बनाते चले जाना है। अच्छा, ये जो नोज़ल्स के साइजेस होते हैं ना ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। मैंने यहाँ पे ज़रा मोटा बॉर्डर बनाने वाला नोज़ल लिया था, तो इसमें छोटे साइज़ का भी नोज़ल होता है। अगर आप चाहते हैं ना तो आप छोटे साइज़ का नोज़ल यूज़ कर लें, लेकिन उससे ऐसा होगा कि आपका बॉर्डर जो है ना थोड़ा सा बारीक बनेगा, यानी कि थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो मुझे तो ये ज़रा बड़ा बॉर्डर पसंद है, इसलिए मैंने बड़े साइज़ वाली नोज़ल को यूज़ किया। अच्छा, आपने जब भी केक के ऊपर डेकोरेशन करनी है ना तो नोज़ल को आपने साथ साथ टिश्यू पेपर की मदद से साफ़ करते जाना है। जैसे हम मेहंदी लगाते हुए मेहंदी की नोक को साफ़ करते हैं ना तो उसके अंदर सफाई आती है मेहंदी लगाते हुए। तो इसी तरह केक की डेकोरेशन करने में भी सफाई आएगी जब आप केक की नोज़ल को बार बार साफ़ करते रहेंगे। अच्छा, बॉर्डर बनाने के बाद अब हमने केक के ऊपर फ्लावर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर्स बनाने वाली नोज़ल को यूज़ किया है। तो वक्फे वक्फे से ना हमने केक के ऊपर फ्लावर्स बनाने हैं। बिल्कुल ये ऐसे लगेंगे जैसे हम बाज़ार से केक लेकर आते हैं तो उसके ऊपर फूल होते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम ना आपको भी इसका ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है ना केक के ऊपर डेकोरेशन करने में। इस टाइम पे तो ना एंड हो रहा होता है अपना भी और केक का भी। केक बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत होती है ना कि बंदा थक जाता है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ पूरी केक पे एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं केक बना ही रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जब सारे फ्लावर्स बन जाएंगे ना उसके बाद ये मेरे पास ना चॉकलेट बॉल्स थे, ये मैंने बाज़ार से ही मंगवा लिए थे, बहुत आराम से मिल जाते हैं। तो हर फूल के ऊपर ना हमने एक एक चॉकलेट का बॉल रख देना है। अगर आपको ये चॉकलेट बॉल नहीं मिलते ना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने लगाए हैं तो आपने भी लगाए हैं। बस मुझे ये मिल गए थे बहुत आसानी से तो मैंने इसके ऊपर लगा दिए, इसलिए ताकि इसकी लुक जो है ना ज़्यादा अच्छी आए। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है और इसकी फ़ाइनल लुक कभी आप चेक करें कितना अच्छा सा हमारा चॉकलेट केक घर पर बना है। बिल्कुल ऐसे बाज़ार से जैसे हम बेकरी से लेकर आते हैं। अभी तो सिर्फ आप मेरे केक की फ़ाइनल लुक देखें, क्योंकि अभी मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो वो खुद ही इसकी कटिंग करेंगे। तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल अंदर से लुक चेक करवाऊँगी।
तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट अपने किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।